बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GIS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन यूके। और जो इनटेक आगे आ रही है वो है सितंबर इनटेक 2021। तो ये सितंबर इनटेक के लिए आज मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से प्रोसेस होगा और उसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या और आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें किस तरह से आप जो है उसको फॉलो ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें कि आपको हमारी आने वाली जो अपडेटेड वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहें। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपसे बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूके के हवाले से शेयर करने वाला हूँ। यूके में अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले तो आपका जो है ना माइंड मेकअप होना चाहिए। आपका जो माइंड है वो प्रॉपर एक प्रीपेयर हो कि आपने अप्लाई करना और किस यूनिवर्सिटी में करना है और किस कोर्स में करना है। तो आपका थोड़ा सा खुद से जो है ना जो है आपने उस पर जाके नेट पे थोड़ा चेक किया हो आपके कोर्सेज़ के हवाले से, आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी के हवाले से। अगर आपको थोड़ी हाव नो हो तो उसमें ये होता है कि आपके लिए डिसाइड करना कोर्स को और यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंट्री भी जो जिसमें भी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं वो उसको आप लाजमी जो है उसके ऊपर रिसर्च करें और उसको चेक करें कि आप कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मोस्टली जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी अप्लाई करना, तो अप्लाई होता है कि यूके का करना, तो वो समटाइम यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। समटाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो यूरोप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको कि ऐसी ऑप्शन मिलती है या कुछ इस तरह से बताया जाता है तो वो कहते हैं ठीक है जी यूके का कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, उनकी खुद से कोई रिसर्च नहीं होती। फिर हम जब उनको गाइड करते हैं या उनकी काउंसलिंग करते हैं तो उस हिसाब से फिर वो आगे जो है वो कहते हैं ठीक है जी हाँ ये ऑप्शन बेहतर है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि यूके में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपके मार्क्स जो हैं वो प्रेफरेबल हैं कि 60% हों। अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं तो वो फिर एक कह लें कि एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो कंसीडर होता है। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है, लाइक 55% हैं या 50% हैं, तो उनके ऊपर फिर ये होता है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। वो ये है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आइल्स इतनी ईजीली नहीं कर पाते। उनके लिए फिर हमें कोई और कोर्स देखना होता है, इंग्लिश का जो टेस्ट होता है जिस तरह ऑक्सफोर्ड हो गया या PTE UKVI एकेडमिक या इस तरह के और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं वो फिर हम उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो रिज़ल्ट है वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, एडमिशन भी हो जाता है और आगे वीज़ा भी हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपके मार्क्स अच्छे हों तो वो ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकती हैं। हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं, आप विद आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं यूके में और विदाउट आइल्स भी कर सकते हैं। तो जिसका तो आइल्स है वो मिनिमम जो है 5.5 ही नीच होना चाहिए बैचलर प्रोग्राम के लिए और ओवरऑल जो है वो 5.5 या 6 हो, मीन के लेवल 2 होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जो खुद भी अप्लाई करते हैं, उनको नॉलेज होता है यूट्यूब के चैनल से ही जो वीडियोस देख के, या फिर और उनका कोई सोर्स होता है या कोई ना कोई फ्रेंड उनको गाइड कर रहा होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, तो वो लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनकी प्रॉपर जो है ना उनको गाइड करेंगे, उनकी इस हवाले से उनको असिस्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट और बाकी जो भी आपकी चीज़ें होती हैं लाइक CV हो गई, SOP हो गया, ये सारी चीज़ें आप कंपाइल करके जब आप एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक जो है ऑफ़र लेटर जनरेट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कंडीशनल ऑफ़र लेटर जिसको बोलते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं या बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं, तो उस हिसाब से वो सारी असेसमेंट होती है। जो यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल एडमिशन डिपार्टमेंट होता है वो सारा उसको असेसमेंट करके आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे वहाँ पे अप्लाई किया जाए तो वो आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं, लाइक इंग्लिश में इंटरमीडिएट में 70% या प्लस हैं, तो वो आपका कोई भी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई इंटरनल टेस्ट है, वो आपका एक इंटरव्यू होता है, तो उस हवाले से वो आपको एडमिशन मिल जाता है। बट ये कि नेक्स्ट हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। वो ऐसा है कि ऑफ़र लेटर आने के बाद
आपने उसमें देखना होता है कि आपको कंडीशंस कौन सी लगी हैं। आपने आया अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज का असेसमेंट है या आपका इंग्लिश लैंग्वेज क्रेडिबिलिटी है, इंटरव्यू देना है, या आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट देना है, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती हैं कि आपका ये कोर्स इतनी ड्यूरेशन का है, टोटल फ़ीस आपकी इतनी है, फ़लाँ टाइम पे आपने इतनी इनिशियल जो है फ़ीस डिपॉजिट करवानी है, फिर ऑन अराइवल या बिफोर अराइवल इनरोलमेंट के टाइम पे जब आप यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करेंगे तब आपने कितनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। वो सारी चीज़ें आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होती हैं। आपका इवन के स्टडी कैंपस कहाँ पे लोकेटेड होगा, और उसमें ड्यूरेशन कोर्स की, कोर्स का टाइटल जो है, कौन सा कोर्स जो है आपने डिसाइड किया है या आपको ऑफर्ड हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर जो है वो मेंशन होती हैं। ऑफ़र लेटर आने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि आपको अनकंडीशनल भी दे देती हैं। जैसे मैंने बताया कि एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, एक अनकंडीशनल होता है। अब अनकंडीशनल जो लेटर होता है उसके ऊपर मोस्टली आपको अगर वेव ऑफ कर देते हैं सारी चीज़ें, तो कहते हैं जी अब एक ही कंडीशन रह जाती है कि आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाएं यूनिवर्सिटी में। अब वो किसी यूनिवर्सिटी की 2000 पाउंड भी है, किसी की 4 भी है, किसी की 5 है, और इसी तरह किसी की हाफ़ फ़ीस भी है, जो भी जैसे 6000 मतलब बनती हाफ़, या 5000 बनती, या 7000, इट डिपेंड्स ऑन कोर्स ऑन यूनिवर्सिटी। तो उस हिसाब से वो उसके ऊपर अनकंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर भी मेंशन होता है कि आपने इतनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। ये चीज़ें होने के बाद फिर आगे आपका ACI एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है। ये एक पूरे केस में आपका जो है ना एक वाइटल रोल जो है ना वो अदा करता है। ये आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है ना, ये आपका यूनिवर्सिटी के साथ जब कंडक्ट होता है तो नॉर्मली सेम ही इंटरव्यू अगर एम्बेसी आपका या कोई वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू करता है तो ये सेम ही इंटरव्यू आपका वो रिपीट होता है जो आपने यूनिवर्सिटी के साथ कंडक्ट किया होता है, जिसको हम ACI बोलते हैं, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। उसमें होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अच्छी इंग्लिश होती है और वो प्रिपेयर करते हैं खुद को इस हवाले से, वो तो क्लियर कर लेते हैं। बाकी जो स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता वो बस अपेयर होते हैं इंटरव्यू में, तो वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो आसानी से क्लियर नहीं हो पाता। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रॉपर एक प्रिपरेशन चाहिए होती है, तब जाके वो इंग्लिश का जो टेस्ट है क्रेडिबिलिटी वो क्लियर होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपकी जो कंडीशन लगी होती है, जो कंडीशनल ऑफर लेटर आपका इशू होता है, तो आपकी ये तो चीज़ क्लियर होती है, वो विद इन 24 आवर्स या सेम डे या विद इन 48 आवर्स वो आपको यूनिवर्सिटी ईमेल कर देती है, या हमें वो ईमेल कर देती है कि जी आपका जो स्टूडेंट है इसका जो है ACI क्लियर हो गया, तो आज आगे जो है ना ये अपने वीज़ा के लिए और ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट करवाएं और वीज़ा के लिए अपनी फाइलिंग सारी रेडी करें। तो आप जो है वो अपनी ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो आप यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, और साथ में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो चल रही होती है। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको 28 डेज़ की रिक्वायर्ड है। आपके पर्सनल नेम की हो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, नहीं तो ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर की भी हो जाए वो भी चलेगी। वो फिर ये होता है कि थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि स्टूडेंट की पर्सनल सेल्फ स्टेटमेंट हो बैंक की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बैंक उसमें कोई भी हो जाए वो कोई मसला नहीं। कमर्शियल बैंक जैसे HBL हो गया, मिज़ान बैंक, MCB है, UBL, अलाइड बैंक, फैसल बैंक, अल्फला बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो आपका किसी में भी अकाउंट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंध बैंक हो गया, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक, ये सारे बैंक जो हैं ये इनकी स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। आपका अकाउंट चाहे करंट अकाउंट हो चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, तो वो भी दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आपकी स्टेटमेंट 28 डेज़ की होनी चाहिए जो आपके फंड्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें क्या होता है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं लंदन के लिए, तो लंदन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। लंदन से बाहर अगर अप्लाई कर रहे हैं जिस तरह बर्मिंघम, मैनचेस्टर में या ब्रैडफोर्ड में, तो वो थोड़ी सी कम होती है। तो वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी जिक्र किया, और इस टॉपिक के ऊपर एक मैंने लहदा से जो है वो वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको फंड्स के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो। तो जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट होती है 28 डेज़ की, तो आपने अपना TB टेस्ट जो होता है वो करवाना होता है, और यूनिवर्सिटी कुछ जो है वो TB टेस्ट रिक्वायर करती हैं। अदरवाइज़ मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती हैं 28 डेज़ की।
तो आप ये चीज़ें अपना टीबी टेस्ट और बैंक स्टेटमेंट प्लस बैंक जो अकाउंट मेंटेनिंग लेटर होता है वो आप यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं और यूनिवर्सिटी उसकी सारी चेक करके आपके जो फिनंशियल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उनको जो भी है उनकी अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह करके फिर वो आपका जो है प्री कैश जो है वो इशू कर देते हैं। प्री कैश के ऊपर आपकी सारी डिटेल होती है, वो आपने एक नज़र देखना होता है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई नाम की, पासपोर्ट की या डेट ऑफ बर्थ की या कोई और इस तरह से। तो आप वो जब ओके करते हैं तो आपका फिर फाइनल जो कैश लेटर है वो इशू हो जाता है। तो कैश लेटर आने पे आपने आगे अपनी वीज़ा फाइलिंग करनी होती है और बैंक स्टेटमेंट और साथ में जो भी आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट हो गया, तो ये चीज़ें आपने जो हैं वो सबमिट करवानी होती हैं जेरीफेडिक्स में। और आजकल जो जिस तरह से कोविड का जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, दो ही जेरीफेडिक्स ऑपरेशनल हैं, जैसे कि इस्लामाबाद और लाहौर वाली। आई थिंक सो कि मीरपुर वाली जो है आज़ाद कश्मीर वाली, वो मेरे ख्याल प्रॉपर वर्किंग में नहीं है अभी। तो ये इस्लामाबाद और लाहौर वाली, ये दोनों ही जेरीफेडिक्स इस वक्त वर्क कर रही हैं, ऑपरेशनल हैं। आप अब वीज़ा फाइलिंग करते हैं, जब ये सारी चीज़ें सबमिट करवाते हैं और आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है जेरीफेडिक्स की, वो आपने सिटी डिसाइड करनी होती है कहाँ पे आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है और अपना वो फ़ाइल सबमिट करवाते हैं आप, और विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज़ ये वीज़ा आपका जो है वो डिसीजन आ जाता है वेदर द वीज़ा ऑफिस इज़ गोइंग टू ग्रांट यू योर वीज़ा और नॉट। तो वो आपको ये ज़रूरी नहीं कि 15 से 20 वर्किंग डेज़ भी लगें, समटाइम 5 डेज़ में या 7, 8, 10 डेज़ में भी आ जाता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 15 to 20 वर्किंग डेज़ में भी आए, इससे भी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो ये एम्बेसी के ऊपर या वर्कलोड उनके ऊपर कितना है उस हिसाब से वो सारा उन्होंने देखना होता है, तो तभी वो डिसीजन देते हैं। अच्छा, साथ में जो है आप स्पाउस का भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, या फिर ये है कि जब आपका वीज़ा लग जाए तो साथ उसके बाद आप स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस को जो है वो आपका जो डिपेंडेंट है उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, वीकली 40 आवर्स, अगर वो ज़्यादा भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट होगा मेन एप्लीकेंट, उसको 20 आवर्स वर्क अलाउ होगा ड्यूरिंग स्टडी, जैसे ही वो मतलब क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, और वीकली उनको 20 आवर्स वर्क अलाउ होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी कोई किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद उनकी वो जो भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई माइंड में कन्फ्यूजन होगी, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट में आप जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारा जो भी है टीम हमारी इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपको जो भी है उसमें पूरी तरह असिस्ट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस ऑल। अल्लाह हाफिज़।